इसका टेक्निकल किस तरीके से, किस कंसेप्ट पे आधारित है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, और ये कंपनी आखिर करती क्या है। ये मैं थोड़ा ट्रेजर एनएफटी के बारे में बताने के बाद बेसिकली, जैसा आपको सभी को पता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नॉन फंजेबल टोकन जो होते हैं एनएफटी, उनका ट्रेडिंग करने का ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। एनएफटी के ऊपर अपन थोड़ी देर के बाद जरा ट्रेजर एनएफटी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं उनको जरा एक बार हम समझ लें, और उसके बाद फिर हम एनएफटी के बारे में डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, ट्रेजर एनएफटी बेसिकली है क्या। ये एक, अगर मैं आपको एक इस यहाँ से इस प्रेजेंटेशंस के माध्यम से आपको दिखाऊं कि यहाँ पे ट्रेजर एनएफटी दुनिया का एक ऐसा ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है जो कि एल्गोरिदम ट्रेडिंग पर आधारित है। एल्गोरिदम ट्रेडिंग क्या होती है? एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है? एल्गो ट्रेडिंग मीन्स एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके की अंदर हर चीज का, वो आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं, चाहे लिक्विडिटी हो, चाहे डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट हो, उसके आधार पर ही वो खुद चूज करता है। क्योंकि ट्रेडिंग, लोग मानते तो हैं कि बड़ा आसान है, लेकिन जो लोग ट्रेडिंग के बिजनेस में हैं, आई एम ऑल्सो ए फुल टाइम ट्रेडर, मैं भी ट्रेडिंग ही करता हूँ फुल टाइम। तो असल में अगर मैं बात करूं तो बहुत कम लोग होते हैं जो उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं ट्रेडिंग में कि जहां से वो पैसा ले पाए। और ये सेबी की रिपोर्ट भी आपको बार बार बताती है कि 95% लोग ट्रेडिंग में अपना पैसा खराब करते हैं, 5% लोग ही सिस्टम से पैसा कमा पाते हैं, और जो कमाते हैं वो बहुत कमाते हैं, ये आप सभी को पता है। तो कंपनी ने इस समस्या का समाधान करने के लिए एक एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग का कंसेप्ट लेके आई है, जिसमें आपको नहीं चूज करना कि कौन सी एनएफटी बाई करनी है, कौन सी सेल करनी है। वो एल्गो ऑटोमेटिकली चेक करके और आपके लिए बाई सेल का काम करता है। तो ये एक ऐसा यूनिक टाइप का एक कंसेप्ट लेके आए हैं। और ये केवल ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि एनएफटी की इसने सिर्फ बाई किया और सेल कर दिया। अगर आप जाके खुद से चेक करेंगे तो जो इनका कलेक्शन है, वहां पे आपको वो सारी ट्रांजेक्शन ब्लॉकचेन पे भी दिखेंगी। ये पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे बनी हुई जो एनएफटीज हैं, उन एनएफटीज का एक इनके पास कलेक्शंस है। और उन कलेक्शंस में ये एल्गो ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली करता है, जहां से हमें डेली बेसिस पे ये प्रॉफिट देता है। तो ट्रेजर एनएफटी का शॉर्ट फॉर्म तो यही है। थोड़ा सा लीगलिटी के ऊपर अगर हम जाएं तो यहाँ पे, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है तो कहीं ना कहीं हम जरूर जानने की कोशिश करते हैं भाई ये कंपनी कहाँ से है, क्या इसने लीगल सर्टिफिकेट लिए हैं कि नहीं लिए हैं। क्योंकि अब हम सभी जान चुके हैं कि जो सिर्फ एक डोमेन खरीद के, 100-200 रुपए का डोमेन खरीद के और छोटी छोटी वेबसाइट बना के, जिस तरीके से सभी के साथ में पीछे खिलवाड़ हुए हैं और अभी भी होते रहे हैं, और लोग समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि ग्रीड फैक्टर होता है कहीं ना कहीं। तो इस लीगलिटी को समझने के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले होता है कि जब कोई कंपनी आप बनाते हैं तो इन कॉरपोरेशन का एक सर्टिफिकेट लेना होता है। इन कॉरपोरेशन का सर्टिफिकेट मीन्स होता है कि आप या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं। मतलब आपको अपने जो भी केवाईसी या उस कंट्री या उस स्टेट के जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको पूरा करते हुए आपको वो गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट देती है कि हाँ जी, आपकी ये कंपनी बन गई है। तो यहाँ पे जरा हम देखें तो इस कंपनी का नाम है ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी एलएलसी। कंपनी बेस्ड ऑन कैलिफोर्निया यूएसए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 22 अगस्त, 11 अगस्त 2022 को इस कंपनी का इवन टाइम भी लिखा होता है कि इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पे इसको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये एक कंपनी है। दिस इज अ कंपनी, अ सर्टिफिकेट, इसको बोलते हैं इन कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट तो लेना जरूरी होता है, लेकिन सर्टिफिकेट के साथ में जरूरी होता है कि हम किस क्षेत्र में काम करेंगे। तो जैसे ये ट्रेजर मेटा टेक्नोलॉजी है, ये इन्होंने बोला कि हम ब्लॉकचेन में काम करेंगे, इन्होंने कहा हम एनएफटी में काम करेंगे, इन्होंने कहा हम अपना एक एक्सचेंज ओपन करेंगे, वटेवर। ये सारा का सारा जो सिस्टम है, ये यूएसए के अंदर एक बॉडी है जिसका नाम बोलते हैं फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी। इन्होंने ये सर्टिफिकेट 11 अगस्त को तो वहां से इनकॉर्पोरेशन का लिया, और उसके तुरंत बाद ही इसको बोलते हैं एमएसबी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एमएसबी का मतलब होता है मनी सर्विसेज बिजनेस, यानी कि कोई भी ऐसा बिजनेस जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व इन्वॉल्व होता है। तो ये हमें फिनसेन से एक सर्टिफिकेट लेना होता है अगर हम यूएसए के अंदर हैं।
इंडिया के अंदर है तो ये हमें आरबीआई इशू करेगा, अगर हम शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो हमें सेबी इशू करेगा, इंश्योरेंस में है तो आईआरडीए इशू करेगा। इसको बोलते हैं एएमएल, यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। ये हर कंट्री के अंदर एक ऐसा विभाग, डिपार्टमेंट होता है जो कि नजर रखता है कि ये जो सर्विसेज दी जा रही हैं, क्या इसके पीछे कोई बहुत स्कैम का मकसद तो नहीं है, क्या इसके पीछे कोई ऐसी चीज तो नहीं बताई जा रही है कि पब्लिक के साथ में कुछ आगे चल के कुछ मतलब गलत किया जाए, या कुछ टेररिस्ट जो एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए तो कोई फंडिंग रेज नहीं की जा रही है। इन सारी चीजों को ये फिनसेन देखता है। तो हमने क्या किया, हमने जानने की कोशिश की कि भाई फिनसेन क्या है। तो ये देखिए सर, फिनसेन के बारे में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ विकीपीडिया करना है, क्योंकि हम इंटरनेट पे अगर हम बात करें तो जो विकीपीडिया की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम काफी हद तक ऑथेंटिक मानते हैं, उसको काफी हद तक सही मानते हैं। तो विकीपीडिया आप जाएंगे और फिनसेन लिखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये एक डिपार्टमेंट है, क्या है, फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है। ये क्या करता है कि जितनी भी आपकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनका ऑडिट करता है। और ये डिपार्टमेंट कोई नया नहीं है, ये डिपार्टमेंट आज से 34 साल पुराना 1990 में बनाया गया है, और इसकी वेबसाइट का नाम है FinCEN.gov। FinCEN.gov ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। जिस आपको पता है कि मतलब जिस वेबसाइट के साथ में जीओबी लगा होता है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है। तो एक सर्टिफिकेट कंपनी के पास ये बहुत ही यूनिक सर्टिफिकेट है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो एक सर्टिफिकेट कंपनी के पास और है, वो है कनाडा का फिनट्रैक, जो अभी लेटेस्ट, अभी इन्होंने 2 महीने पहले अचीव किया है। अगेन ये भी जो फिनट्रैक है ये भी फिनसेन जैसी एक संस्था है, 2000 में इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। बट ये विद इन द कनाडा में काम करती है। काम दोनों का सेम है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करना, और साथ में एमएसबी का सर्टिफिकेट, यानी कि मनी सर्विसेज का जिसको बोलते हैं, देखिए आप, ये मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे दिख रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसको मतलब इसको कंप्लीट फॉलो करना। तो ये एक दोनों ही डिपार्टमेंट अपने आप में, एक यूएसए का और एक कनाडा का, ये डिपार्टमेंट अपने आप में ही एक बहुत स्ट्रांग डिपार्टमेंट है। और जैसा कि पता है, मैंने आपको बताया कि कंपनी फॉर्च्यून 500 में जाने की तैयारी कर रही है। तो जल्दी ही अलग अलग जो भी, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का कंट्री हो, जितने यहाँ पे कंट्री का कोई सर्टिफिकेट हो, इंडिया का सर्टिफिकेट हो, तो जल्दी से जल्दी वो कंपनी उसको, जो डिपार्टमेंट है वो हासिल करने की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ ये हमने सर्टिफिकेट देखे कि प्रॉपर सर्टिफिकेट है, लीगलिटी है, उसके अलावा ऑलरेडी आपको कि 75 से भी ज्यादा देशों में कंपनी है। और यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये एक वेब 3 का प्रोजेक्ट है। वेब 3 बोले तो वेब 1.0 जैसे जब स्टार्ट हुआ था, अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वेब 3। लेकिन जैसे कि शॉर्ट में अगर हम जानना चाहें तो जब इंटरनेट की दुनिया लगभग 85, 1985, 1986 में स्टार्ट हुई थी, तो वहां पे वेब 1.0 का कंसेप्ट था, यानी कि केवल रीड ओनली एक सर्विसेज हमें मिलती थी। एक वेबसाइट खुलती थी और उस पे हम रीड ओनली मतलब इंफॉर्मेशन पढ़ सकते थे, हमें कुछ शेयर करने का अधिकार नहीं था। जो डेवलपिंग क्षेत्र के लोग थे तो वही केवल इसके अंदर पार्टिसिपेट करते थे। उसके बाद फेसबुक और ऑर्कुट जैसी कंपनी आई जिन्होंने वेब 2.0 लेके आई, जहाँ पे हम रीड भी कर सकते हैं, राइट मतलब अपनी शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वेब 2.0 आज की डेट में जितना भी आपको एप्लीकेशन दिखता है, चाहे वो इंस्टाग्राम दिखे, ट्विटर दिखे, जीमेल दिखे, गूगल दिखे, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द 2.0, वेब 2.0। और दुनिया आज इसी पे ही चल रही है, और एक बहुत बड़ी तरक्की दुनिया कर चुकी है। लेकिन इसके साथ में एक खतरा पैदा हो गया दुनिया के लिए वेब 2.0 के आने के बाद। वो क्या खतरा पैदा हुआ, वो हुआ सेंट्रलाइजेशन का। क्योंकि ये जितने भी कंपनीज हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे जितने भी एप्लीकेशंस हैं, इन सबके अपने सर्वर होते हैं, अपनी मोनोपोली होती है। आपने ये हमें सर्विसेज तो सब फ्री में दे रहे हैं। आज हम जीमेल भी फ्री में बनाते हैं, यूट्यूब भी फ्री में देखते हैं, इंस्टा भी फ्री में देखते हैं, व्हाट्सअप भी फ्री में। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये इतनी बड़ी कंपनियां सब कुछ हमें फ्री में देने के बाद आज ट्रिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर्स की कंपनियां 10-20 सालों में बन गई? इसके पीछे रीजन बहुत क्लियर है कि ये हमारा डेटा प्राइवेसी, यानी कि जो हमारा डेटा है, उस डेटा के साथ ये लोग क्या करते हैं, एक हमारे डेटा को मार्केट में सेल करते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं हमें एक तरीके से जो कस्टमर्स हैं
वो कस्टमर भी हमें मिलते हैं, मतलब एक बिजनेस कंप्लीट यहाँ पे, गलत तो कुछ भी नहीं है। लेकिन दिक्कत एक दुनिया के लिए है कि अगर डेटा हमारा सुरक्षित नहीं है और डेटा किसी पर्टिकुलर एक आदमी के पास, एक सर्वर के पास है, तो वो हैक भी हो सकता है, या जिसका वो है वो भी अगर चाहे तो कभी भी इसको बाइंड अप कर सकता है। इस समस्या का समाधान वेब 3.0 में किया गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाके। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सबसे पहले पढ़ें। ट्रेजर एनएफटी को बाद में पढ़ें, पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पढ़ें। क्योंकि अल्टीमेटली जो एनएफटी है, नॉन फंजेबल टोकन है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। जिस दिन आप इस टेक्नोलॉजी को समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो क्षेत्र कोई पैसा बनाओ मशीन नहीं है, बल्कि वो एक टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ के हम बहुत अच्छा अपनी लाइफ को, ठीक है पैसा तो है ही, लेकिन उसके साथ हम अपनी लाइफ को और आगे भी ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्टर जुड़ा वेब 3.0 में, ट्रस्ट। यानी कि रीड भी है, राइट भी है, ट्रस्ट भी है। अब ट्रस्ट का मतलब क्या हुआ? ट्रस्ट का मतलब क्या ये हुआ कि अब हमारा डेटा सुरक्षित है। अब ये डिसेंट्रलाइज मोड पे चला गया। यानी कि अभी तक जो व्यापार हो रहा था, अभी तक जो सिस्टम बना हुआ है, इवन अभी भी चल रहा है, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। चाहे वो यूट्यूब का हो या फेसबुक इंस्टा का हो। लेकिन वेब 3.0 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के रूप में फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया। अगेन, ये टॉपिक भी 3 से 4 घंटे का है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली ट्रेजर एनएफटी है क्या। इन शॉर्ट, ट्रेजर एनएफटी एक ऐसा ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है जहां पे एनएफटी की एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा कैलिफोर्निया बेस्ड है, मोर देन 80 कंट्रीज में रन कर रहा है पिछले 2 वर्षों से। ये मैंने सर्टिफिकेट दिखा के प्रूफ किया आपको कि 2022, अगस्त 2022 से इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, और साथ ही अक्टूबर में फिनसेन का सर्टिफिकेट। इसके अलावा अभी 2024 में फिनट्रैक का सर्टिफिकेट। ये चीजें हैं और वेब 3.0 पे काम करता है फुल्ली। तो ये कंप्लीट एक वेब 3 का प्रोजेक्ट है, जैसे कि बिटकॉइन एक वेब 3 का प्रोजेक्ट है, इथेरियम एक वेब 3 का प्रोडक्ट है, बीएनबी भी अपने आप में एक वेब 3 मतलब जिसके अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इन्वॉल्व होता है। जैसे कि बीएनबी बीएससी स्कैन डॉट ओ आर जी पे चलता है, उसका डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। ईथर स्कैन, इथेरियम ईथर स्कैन पे चलता है। तो इस तरीके सबकी अपनी एक ब्लॉकचेन होती है, और उस और अपनी अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर एक कम्युनिटी बनती है। और वो कम्युनिटी, जो कंप्लीट कम्युनिटी होती है, वो उस डेटा को एक्सेस कर सकती है। जबकि फेसबुक और यूट्यूब के डेटा को आप वहां पे जो सर्वर पे डेटा स्टोर्ड है वो आप एक्सेस नहीं कर सकते, वो राइटिंग नहीं होती। लेकिन यहाँ एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। इनफैक्ट आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक कंप्लीट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट है। इसके अलावा अगर हम देखें, बिजनेस पार्टनर की बात करें, तो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां ऑलरेडी ट्रेजर एनएफटी के साथ में खड़ी हैं। क्योंकि ओके एक्स एक्सचेंज एक दुनिया का टॉप 3 एक्सचेंज है जो वेब 3 पर आधारित है। और उसमें अगर आप जाके ओके एक्स में जाके भी अपनी यूजर आईडी ट्रेजर एनएफटी की डाल के ओपन करते हैं, तो ओके एक्स के प्लेटफॉर्म पे भी सेम आईडी आपकी ओपन होती है। वहां पे सारा कुछ आपका ट्रांजेक्शन्स दिखती हैं। इसके अलावा इन कंपनियों के बारे में जब मैंने जानने की कोशिश की, तो ये सब एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी डिक्लेरेशन अपने ट्विटर अकाउंट्स पर दी हैं। प्लस काफी जगह बोला है, जैसे कि किसी भी कंपनी को आप देखेंगे, सी दिस इज ओके टी एक्सचेंज, इन्होंने खुद अपना अपने ट्विटर अकाउंट पे बोला है कि ओके एक्स एक्सचेंज विद ट्रेजर एनएफटी टू क्रिएट एंड एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म एनएफटी इकोसिस्टम। अगेन एक नया वर्ड आपके सामने आ गया, इको सिस्टम, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज अ इको सिस्टम। तो ये ओकेएक्स एक्सचेंज के साथ में प्लस इनका वेब 3 का जो पोर्टल है उसके साथ में अटैच्ड है। तो ये एक हमें अब इतना हमें समझ में आ रहा है, चाहे कुछ लोग इस फील्ड से हैं या नहीं है, एक चीज समझ में आ रही है कि बहुत बड़ा प्रोफाइल है। और ये चीज तो इस कंपनी की बिल्कुल यूनिक है, जिसको बोला है आईपी। आपको बता दें, आपने बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि आपका जो आईपी है, आईपी का मतलब होता है एक इंटरनेट प्रोटोकॉल। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आप किसी इंटरनेट के माध्यम से किसी भी साइट को एक्सेस करते हैं, तो एक आपका मैक एड्रेस मतलब मशीन एड्रेस जाता है, और एक आपका आईपी एड्रेस जाता है। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड, ये दोनों ही आईडी लगते ही बाइंड हो जाते हैं। तो एक काम गलती से भी मत करिएगा कि एक मोबाइल में 2 आईडी खोलने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी आपकी
ये दोनों ही चीजें बाइंड हैं, और इसके ऊपर बहुत हैवी सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं, सिक्योरिटीज लगी हुई है। तो आप अगर वाईफाई में भी हैं, आपके घर में अगर वाईफाई है, तो अभी कृपया एक सिंगल मशीन पे या सिंगल मोबाइल पे एक आईडी लगाएं। वाईफाई के इस्तेमाल से कभी भी आईडी लगाने का प्रयास ना करें, अदरवाइज आपकी दोनों आईडियां डिसेबल हो सकती हैं। हॉटस्पॉट भविष्य में भूल के भी किसी को ना दें, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हॉटस्पॉट देते ही आपका आईपी एड्रेस और उसका आईपी एड्रेस जिसको आप देंगे सेम हो जाता है। फ्यूचर प्लान की बात करें तो बहुत बड़ा रोड मैप है यहाँ पे, अगर हम देखें तो कभी हमारा फर्स्ट रोड मैप चल रहा है, जहाँ पे कंपनी क्या कर रही है कि इम्प्रूव द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी कंपनी आप देख भी रहे हैं कि ऑलरेडी कंपनी के बहुत अपडेट चलते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 2 वर्षों में आज तक कभी कंपनी की एप्लीकेशन पे लिखा हुआ ये नहीं आया अंडर मेंटेनेंस। बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज मैं अभी तक जितनी कंपनियों को भी देखा हूं, तो उनका अंडर मेंटेनेंस तो ऐसे आता है, हर तीसरे दिन अंडर मेंटेनेंस हो जाता है। स्लो जरूर होती है, कभी कभी हम जब काम करते हैं तो वो मॉर्निंग के टाइम में कभी आपने महसूस किया होगा कि स्लो होती है, लेकिन स्लो होने का मतलब बंद नहीं होना था। स्लो का मतलब होता है उस समय डेटा बैकअप लिए जाते हैं, सर्वर के अपग्रेडेशन किए जाते हैं, और सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत किया जाता है। इसके अलावा अगला जो फेस आएगा वो मल्टी राउंड रिजर्वेशन फंक्शन पे हम जाएंगे। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मल्टी राउंड रिजर्वेशन फंक्शन। इसके अलावा हम देखेंगे धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ती चली जाएगी। आगे आने वाले टाइम में इनका जो रोड मैप है, अल्टीमेटली कुछ लोगों का ये प्रश्न होता है कि सर क्या कंपनी आने वाले टाइम में अपना टोकन भी लॉन्च करेगी? यस, डेफिनेटली लॉन्च करेगी, क्योंकि जिसके पास इतनी बड़ी कम्युनिटी क्रिएट हो रही है, तो वो अपनी ब्लॉकचेन हो, चाहे वो अपना टोकन हो, वो अवश्य लॉन्च करेगी। जैसे कि बाइनेंस ने, अगर आप बाइनेंस की हिस्ट्री में जाएंगे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंप्लीट एक क्रिप्टो का बादशाह है उसकी दुनिया का, तो उन्होंने भी सर स्टार्ट एक अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से किया था। पहले उन्होंने बहुत, उनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, बहुत ज्यादा स्टैब्लिशमेंट नहीं था। मैंने भी 15-16 में उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे काम किया था, और वो बहुत ज्यादा मार्केट में कंपटीशन में भी नहीं थे, क्योंकि बिटफिनिक्स और बिटरेक्स जैसे बड़े एक्सचेंज उस टाइम थे। धीरे धीरे करके उनकी कम्युनिटी बिल्टअप हुई, और फिर उन्होंने अपनी कम्युनिटी को इस्तेमाल करके बीएनबी टोकन लेके आए, जो मात्र 16 सेंट और 17 सेंट का था 2016 में। और आज किस रेट पे है ये आप सभी को पता है। फिर उन्होंने अपना ट्रस्ट वॉलेट भी क्रिएट किया। कहने का मतलब है कि जिसके पास एक कम्युनिटी बिल्टअप हो जाती है, एक पब्लिक आ जाती है, तो उसके पास एक बहुत बड़ी पावर आ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि रिलायंस ने, कि अगर हम बात करें रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें, तो रिलायंस कम्युनिकेशन ने 2000 मतलब जब उन्होंने किया था लॉन्च, जब मोबाइल की दुनिया में क्रांति आई थी, तो उन्होंने 500 रुपए का मोबाइल, 500 रुपीज का मोबाइल सारी दुनिया को देकर एक कम्युनिटी को हासिल किया था। इंटरनेट की दुनिया स्टार्ट हुई, तो उन्होंने अपनी ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों के घरों में 1 साल के लिए इंटरनेट फ्री में दिया, और कम्युनिटी को हासिल किया। तो माय डियर फ्रेंड, हर कंपनी के लिए, जो बड़े बड़े जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, दे नीड द कम्युनिटी, क्योंकि विदाउट कम्युनिटी वो बिजनेस नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा कि आज जो कंपनी का एक्सचेंज ओपन हुआ है, और जो आज इंसेंटिव्स हमें मिल रहे हैं, वो सारे के सारे इंसेंटिव कंपनी की कम्युनिटी को क्रिएट करने के लिए लगे हैं। अब मैं आपके सामने जो एक और चीजें बहुत थोड़ा सा टेक्निकल जानने की कोशिश करूंगा, ऑल्दो टाइम बहुत शॉर्ट रहता है। जैन सर, कंटिन्यू कर सकता हूँ? जी हाँ सर, जी सर। बिल्कुल कंटिन्यू करें सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है सर, ठीक है। किसी का वॉइस आ रहा है, जरा एक बार। चलिए। माय डियर फ्रेंड, आप लोग एक चीज कीजिएगा, आज एक एक्सरसाइज आप लोग को दे रहा हूँ। एक जो कंपनी की वेबसाइट है treasure.nft.xyz, इसको जब आप ओपन करेंगे, तो यहाँ पे जब आप डिटेल में जाएंगे तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, पावर्ड बाई गिटबुक। कुछ लोगों को पता होगा व्हाट इज द गिट, जो टेक्निकल हैं। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि जो गिटबुक है, ये जो गिट है उसके यहाँ 3 वर्टिकल हैं। एक है गिटहब, और एक है गिट लैब, और एक है गिटबुक। तो इनका जो यूजेस है, वो टेक्निकल जितने भी लोग होते हैं, ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है।
कंप्लीटली ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है कि जैसे आज की डेट में अगर आप बिटकॉइन का सोर्स कोड जानना चाहें तो गिटहब पे जाके सोर्स कोड ले सकते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई चीज हिडन नहीं रखी गई है। गिटबुक अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने डॉक्यूमेंट को वहां पे स्टोर करती हैं। गिट उसको सर्टिफाइड करता है, क्योंकि कभी भी उसमें चेंजेस होते हैं तो गिट बुक के द्वारा वहां पे आपको देखे जा सकते हैं। तो ये ऑलरेडी, अब जब आप इसे ओपन करेंगे तो वहां पे जाके एक लिखा हुआ ट्रेजर एनएफटी डॉक्स, डॉक्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। जरा ऊपर आप एक वेबसाइट देखें क्या खुली है, ट्रेजर एनएफटी .gitbook.io, एक्सटेंशन देखें। वेबसाइट का नाम है ट्रेजर एनएफटी .xyz। जब इसे आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद जब आप ट्रेजर एनएफटी के डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे तो वहां पे एक एक्सटेंशन लगा हुआ है gitbook.io। यानी कि ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी कोई कंपनी देखी है कि जिन्होंने गिटबुक के साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन को बाइंड किया है। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसका पूरा ऑडिट करा के, क्योंकि यहाँ गिटबुक के डॉक्यूमेंट पे जो भी चीजें अपलोडेड हैं वो सब वेरीफाइड होती हैं। वो ऐसी कोई भी नहीं है कि उसमें कोई सोचे कि मैं गिटबुक के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड करा लूँ। तो जरा यहाँ पे जाकर डिटेल में देखेंगे, आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ट्रेजर एनएफटी का डॉक्स में जाके। सबसे पहले हम अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ट्रेजर एनएफटी ओवरव्यू मैंने आपको दे चुका हूँ कि ट्रेजर एनएफटी दुनिया का एक ऐसा एनएफटी का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो एल्गोरिदमिक बेस्ड है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक बार आप इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए कि क्या क्या चीजें हैं। उसके अलावा कोर कंसेप्ट की बात करें कि व्हाट इज अ कोर कंसेप्ट, इनका कंसेप्ट क्या है। चलिए मैं वन बाय वन करके आगे बढ़ाता हूँ, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आपको लेके आऊंगा जो आपके पास हमेशा एक $1,000,000 क्वेश्चन चलता है कि सर ये कंपनी किस तरीके से 2% 3% या इस तरीके से इंसेंटिव कैसे देती हैं। आगे आपके क्वेश्चन का जवाब बहुत जल्दी जाने आएगा, आपको मिलेगा। तो जी, यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते चले जाते हैं ताकि आपका समय ज्यादा ना चले। देखिए कोर कंसेप्ट की बात करें तो कोर कंसेप्ट में कंपनी ने यहाँ पे बोला है कि कोर कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जो ट्रेजर नेफ्टी का प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन है। अगर मुझे इंट्रोडक्शन देना हो कि व्हाट वो क्या करते हैं, तो वो लोग करते हैं इनोवेटिव एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग है। इनोवेटिव का मतलब होता है कि नए तरीके से किया गया ट्रेडिंग, एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग। उसके अलावा हम देखेंगे कि इसमें पूलिंग एल्गोरिदमिक मॉडल है। ऑटोमेटिक इसमें आपका प्राइसिंग फ्रैक्शन, ऑटोमेटिक प्राइसिंग जैसे आप अभी देखते हैं, जब अभी आपका जो उठाता है वो ट्रेड, तो वो अपने आप ही उसके अंदर एल्गो लगी भी है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बड़े लीडर हैं तो उनकी ट्रेड कुछ ज्यादा की उठेगी, या कोई छोटे हैं तो उनकी ट्रेड, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक ऐसी एल्गो सेट है। बहुत सारे लोगों का कभी कभी नॉट बुन भी आ जाता है, तो उससे परेशान ना हो। आज मेरे एक मित्र का फोन आया था और उन्होंने कहा कि मतलब वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट भी दिख रहे थे कि भाई मैं मेरे को नॉट बुन आ रहा है। तो मैंने जब उनको उसको एग्जाम्पल दे के समझाया, नाउ ही इज 100% सेटिस्फाइड कि किस मेरा नोटबुक अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है और किस लिए आ रहा है, ये पूरा मैंने उनको बताया भी था कि एल्गोरिदमिक किस तरीके से काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कमीशन इंसेंटिव दिए गए और ऑटोमेटिक प्राइसिंग का कंसेप्ट भी दिया हुआ है। नेक्स्ट कर लेते हैं हम। ये आप भी देख सकते हैं जाके, मतलब आप सीधा डॉक्यूमेंट में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई मेरे द्वारा नहीं बनाई गई है। और ना ही मैं जैसे भी जैन साहब ने कहा कि डिस्क्लेमर देना जरूरी है, मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ अपनी नॉलेज के आधार पे बता रहा हूँ। ये इसको मैं आगे बढ़ा के कम्युनिटी इंसेंटिव आपको पता ही है। मैं थोड़ा सा जिस चीज पे आने वाला हूँ, देखिए ट्रेजर एनएफटी का जो कोर फंक्शन है वो है ट्रांजेक्शन्स है, एनएफटी ऑप्शंस हैं, कॉम्बिनेशन सेल्स हैं, एफ निफ्टी है। एफ एनएफटी का मतलब भी आपको समझा दूंगा कि व्हाट इज एफ एनएफटी। इसका फ्रैक्शंस ऑफ एनएफटी, यानी कि जब एनएफटी कोई बहुत बड़ी हो जाती है तो उसमें बहुत सारे ओनर्स उसको ओन कर सकते हैं, उसकी ओनिंगशिप ले सकते हैं। स्टेकिंग सिस्टम तो ऑलरेडी आ ही चुका है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजेक्शंस, ये मैंने इसको एनएफटी ऑप्शंस मिंटिंग एफ निफ्टी, इसमें अभी आपको पता है ट्रांजेक्शंस ऑफ फ्रैक्शन स्टेकिंग सिस्टम इज कमिंग सून। जी, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेजर एनएफटी का जो मैकेनिज्म है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है।
माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि स्टार्ट होता है आपका 1.8% से, और जो लास्ट लेवल 6 पे लोग हैं उनको 4.3% तक जाता है। तो इसको पढ़ने की और ये अगेन रिमेम्बर, ये कोई डॉक्यूमेंट कंपनी की खुद की वेबसाइट पे नहीं है, gitbook.io पे अपलोडेड है। तो यहाँ पे हर चीज की वैल्यू है, हर शब्द जो लिखा है वो बिल्कुल परफेक्ट लिखा है। तो ट्रेजर एनएफटी ने अडॉप्ट किया है एक इनोवेटिव एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग मॉडल, जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, क्या इंट्रोड्यूस किया, कि वो हर ट्रेड पे तकरीबन 4.3% से 6.8% का एनहांसमेंट करते हैं हर एनएफटी की ट्रेडिंग पे। यानी कि 4.3% से 6.8% तक हर एनएफटी की जो ट्रेडिंग होती है उसके ऊपर वो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जैसे मैंने कि आपको बताया कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है। अब कंपनी हमें हमारे लिए क्या देती है, जैसे कि कंपनी ने सपोज 4.3%, कभी कभी आपने जैसे आप ट्रेडिंग करते हो तो एक्सपेक्टेड इनकम आती है। तो आप जरा एक काम कीजिएगा, आप वहां पे देखा करिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा कि उसने जो एक्सपेक्टेड इनकम जो दिखाता है वो आपकी एसेट वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर दिखाता है तो उसकी वैल्यूएशन 4.3% से 6.8% के बीच में होगी। यानी कि वो इन उस पे इतनी इनकम देगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं सर इनकम तो दिखाई एक्सपेक्टेड और दी हमको बहुत थोड़ी सी। तो वो क्यों देता है, क्योंकि उसमें वो आपको उतनी ही देता है प्लस 2.5% सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने पास रख लेता है और उसका प्राइस इंक्रीमेंट कर देता है एनएफटी का। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सिस्टम एक बड़ी अच्छी जनरेशन खुद से कर रहा है, और यही रीजन है कि लगभग 2 वर्षों से ये सिस्टम मार्केट में सर्वाइवल है। अगर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिस्टम ये इनकमिंग और आउटगोइंग के बेसिस पे चल रहा है, तो इतिहास उठा के देख लीजिएगा कि अगर जो भी सिस्टम इस पॉन्जी या पिरामिड पे चलते हैं, कुछ 3 महीने में ढेर हो जाते हैं और कोई 9 महीने या 10 महीने या साल भर के अंदर खत्म हो जाते हैं। अगर उनका कोई मैकेनिज्म स्ट्रांग नहीं है तो वो रोटेशन पे प्लान को बहुत लंबा नहीं चला सकते। तो यहाँ पे हम मैंने आपको जो मैकेनिज्म है वो समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से ये मैकेनिज्म ट्रेजर एनएफटी इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा हम ट्रेडिंग रिवॉर्ड की बात करें तो जो लोग मिनिमम, जैसे मैंने बताया कि 50 यूएसडीटी से 500 यूएसडीटी की रेंज में होते हैं, लेवल 1 वो 1.8%, और 500 से 2000 में 2.1%। इस तरीके से 30,000 से 50,000 यूएसडीटी में 4.1% ये रिवॉर्ड मिलते हैं। तो अभी मैंने आपको यहाँ भी दिखाया था पीछे कि वो कितना जनरेट करता है। जरा प्रीवियस पे जाएंगे, स्टार्टिंग करता है वो, अगर उसको देना है आपको 4.1%, तो वो 6.8% तक का जन उसको गेन करेगा, और 4.1% आपको दे देगा, और बाकी का 2.5% खुद से रख लेगा। तो ये एक मैकेनिज्म है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बाकी चूंकि ये प्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ी है, इसको कंप्लीट समझने में, क्योंकि एक एक चीज बड़ी टेक्निकल है, अगर हमारे कुछ मित्र यहाँ टेक्निकल बैठे हों तो मैं उनको जो कोर फीचर्स है वो भी दिखा सकता हूँ। एक कंपनी का जो फ्लो चार्ट है वो कैसे काम करता है। जस्ट होल्ड ऑन, सपोर्ट मल्टीपल चेन सिस्टम, जस्ट होल्ड ऑन, सिस्टम आर्किटेक्चर। जी, ये सिस्टम आर्किटेक्चर जो भी हमारे टेक्निकल भाई हैं जो सॉफ्टवेयर की दुनिया में काम करते हैं वो इसको समझ सकते हैं। ये कोर आर्किटेक्चर भी दिखाया गया कि व्हाट इज अ कोर आर्किटेक्चर। सी, तो मैं उतना डिटेल में खैर आपको नहीं ले जाना चाहता। ये सिस्टम के फीचर्स पे जरूर आपको दिखाना चाहूंगा कि सिस्टम के फीचर्स क्या क्या हैं। सिस्टम का फीचर्स जो है वो हाई थ्रो आउटपुट्स है, और इसके अलावा लिक्विडिटी सिस्टम की बहुत स्ट्रांग है, कन्वीनियंस है सिस्टम। सिक्योरिटी सिस्टम की बात करें, बहुत से सिक्योरिटी सिस्टम, जस्ट जी, डिफेंस सिस्टम दिया गया है, ट्रिपल प्रोटेक्शन सिस्टम, सिक्योरिटी ऑडिट किया जाता है हर मतलब कंपनी का। वैलेट की सिक्योरिटी, लोग ये समझना चाहते हैं कि सर जो फंड है वो देख लीजिए, ट्रेजर एनएफटी अडॉप्ट फिजिकल डिफेंस, सेपरेशन ऑफ हॉट वॉलेट, कोल्ड वॉलेट एंड यूजर वॉलेट, सॉफ्टवेयर डिफेंस एंड डेडिकेटेड वॉलेट टूल, जितना भी मतलब जो हाई सिक्योरिटी सिस्टम होती है, क्योंकि वैलेट की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि सर कंपनी तो विड्रॉल देने में 96 आवर लगा देती है। माय डियर फ्रेंड, जरा इसको लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए। तो ये बहुत अच्छा है, खराब नहीं है, क्योंकि अगर इंस्टेंट विड्रॉल होता
तो आज की डेट में हमारे बहुत सारे मित्र हैं, जिस किसी का $10,000 का विड्रॉ वॉलेट है, किसी का 20,000 USDT का वॉलेट है। अगर इंस्टेंट विड्रॉल की फैसिलिटी होती तो कोई भी व्यक्ति किसी का भी मोबाइल लेके और अपना एड्रेस डाल के अगर विड्रॉल कर लेता, तो इस तरह के लोगों को बहुत लॉस हो सकता था। यहाँ पे आप अपना मोबाइल किसी को भी दे के आराम से जा सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ने इस इंटेंशन को करने की कोशिश भी करी तो पहली बात तो उसको 72 घंटे के बाद विड्रॉल अलाउ होगा, अगर वो अपने एड्रेस पे डालता है, अपना एड्रेस चेंज करता है। क्योंकि कंपनी इंस्टेंट, ये मैं सिक्योरिटी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इंस्टेंट अगर आप कोई भी एड्रेस चेंज करते हैं, उसके अंदर गूगल वेरिफिकेशन चेंज करते हैं, तो 72 घंटे से पहले तो विड्रॉल नहीं होता। मान लीजिए 72 घंटे के बाद किसी ने विड्रॉल कर भी लिया, तो 96 घंटे के बाद उसको विड्रॉल आएगा, 96 आवर में। इस बीच में कोई भी व्यक्ति के साथ में अगर ऐसा चीट हो जाता है, तो वो इमीडिएटली कंपनी के जो सिस्टम है, कंपनी का जो सपोर्ट सिस्टम है, उसके ऊपर मेल करके अपनी सारी चीजों को स्टॉप करा सकता है। तो ये कुछ टेक्निकल बातें थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। और अब हम थोड़ा सा एनएफटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैं विवेक जैन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 5 मिनट के लिए थोड़ा आप एनएफटी के ऊपर ब्रीफ कर दीजिए, और ताकि मैं अगले 5 मिनट के बाद फिर प्लान और उसको ले लूं, क्योंकि मैं 2-3 मिनट के लिए जरा थोड़ा रेस्ट चाहता था। जी जैन साहब।